इंजन टेस्ट एंड एनालिसिस। अब हम लोग इंजन के परफॉर्मेंस पैरामीटर पे देखते हैं कुछ। ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर देखेंगे। ठीक है तो जैसे फ्यूल जलता है इंजन में हमारा, कंबशन चैम्बर में। वो फ्यूल का जो एनर्जी होता है वो हमारे साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है। साइकिल मतलब जो भी हम लोग का जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है तो उस साइकिल में वो फ्यूल का जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाता है। या ऐसे कहें कि इस फ्यूल का एनर्जी जो है हमारा जो है पिस्टन को मिलता है। पिस्टन को वो एनर्जी मिलता है जो जिसको हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। द पावर which is developed in one cycle. Indicated power is basically the power developed in cylinder and provided to piston. तो ये इंडिकेटेड पावर होता है, मतलब फ्यूल जला तो कुछ पावर डेवलप हुआ, वो पावर जो सिलेंडर यानी पिस्टन को मिला उसे इंडिकेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इंडिकेटेड पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हम लोग ने एक्चुअल ऑटो साइकिल का पढ़ा था। तो इसके अंदर का एरिया हमको डब्लू नेट दे देगा। वही डब्लू नेट किसके पास अवेलेबल है, पिस्टन के पास। तो इसके अंदर का एरिया अगर हम निकाल लें, मेज़र कर लें, तो हमको पिस्टन पे कितना पावर अवेलेबल है वो हमको पता लग जाएगा। अब इसको पता करने के लिए, जो इंडिकेटेड पावर को मेज़र करने के लिए हमारे इंडिकेटर टेस्ट होता है, इंडिकेटर कार्ड टेस्ट या इंडिकेटर टेस्ट ही सिंपली बोल लें। तो वो क्या होता है, जैसे हम लोग इंजन में एक प्रेशर रीडिंग लेने के लिए एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसी तरह का कुछ करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो खैर यहाँ पर हम लोग एक लिंक लगा करके एक पेपर लगाते हैं। ठीक है और यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच है। ठीक है, तो अंदर का प्रेशर जैसे चेंज होगा वैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा, और ये लिंक जो है आगे पीछे मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस तरह से होगा, मतलब जैसा प्रेशर अंदर बिल्डअप होगा उस हिसाब से स्प्रिंग को फोर्स मिलेगा, और ये लिंक जो है, ये इस तरह का जो लिंक है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनाता जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का, इस तरह का ऊपर नीचे होते रहेगा ये लिंक। ठीक है, ये लिंक ऊपर नीचे होते रहेगा और प्रेशर का वेरिएशन, और इसको पेपर को हम क्या करेंगे, आगे पीछे करते रहेंगे, आगे पीछे, जिसके कारण हमको प्रॉपर इस तरह का कुछ, जैसे अर्थक्वेक वाले, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जो मशीन होता है ना, उसमें जैसे वेरिएशन बनता है, ऐसे करके इस तरह का हम पेपर को स्लाइड कराते रहेंगे तो हमको ये एक्चुअल ऑटो साइकिल बन के मेरे पास तैयार हो जाएगा। और उसके अंदर का एरिया हम निकाल लेंगे तो हमको इंडिकेटर पावर कितना है वो पता लग जाएगा। तो ये इंडिकेटर टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग एक लिंक लगाते हैं और लिंक से स्प्रिंग अटैच करके अंदर का एयर का प्रेशर जैसे वेरी कर रहा है, ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा, और ये ऐसे ऊपर, ये जो लिंक है ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इस पेपर को हम स्लाइड कराएंगे तो ये कुछ इस तरह का, जैसे अर्थक्वेक में होता है वैसे कुछ इस तरह फिसलते जाएगा, और कुछ हमको ऑटो साइकिल, एक्चुअल ऑटो साइकिल बन करके हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके अंदर का एरिया हम निकाल लेंगे तो वो हमारा नेटवर्क आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर टेस्ट था जिसे हम लोग इंडिकेटेड पावर मेज़र करते हैं। इंडिकेटेड पावर कुछ नहीं है, पावर अवेलेबल टू द पिस्टन। ठीक है, जो कि फ्यूल जलाने के कारण जो पावर अवेलेबल होता है पिस्टन के पर, उसी को इंडिकेटेड पावर कहते हैं। अब ये जो इंडिकेटेड पावर जो है हमारा, वो क्रैंक शाफ्ट के पास जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के पास जाने के समय कुछ बियरिंग्स, कुछ कनेक्टिंग रॉड, इनमें कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। ठीक है, तो इन फ्रिक्शनल लॉसेस के वजह से ये जो पावर है इंडिकेटेड पावर, उसमें से कुछ लॉस होकर के ये क्रैंक शाफ्ट पे मिलेगा हमको। और ये जो पावर हमको क्रैंक शाफ्ट पे मिलता है इसी को कहते हैं ब्रेक पावर। ठीक है, और ब्रेक पावर, जैसे इंडिकेटेड पावर को हमने मेज़र किया था बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर टेस्ट, हम लोग ब्रेक पावर को मेज़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर।
दो तरह का डायनोमीटर हमारे पास है। एक होता है प्रॉनी डायनोमीटर, एक होता है रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो हम लोग रोप ब्रेक डायनोमीटर देखते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का रोप ब्रेक डायनोमीटर का अरेंजमेंट होता है। जैसे ये इंजन शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट या इंजन शाफ्ट कुछ भी बोल लो। ये कुछ आरपीएम से रोटेट कर रहा था, हमने इसमें क्या किया, रस्सी लपेट दिया, ठीक है, चारों तरफ रस्सी लपेट दिया और दोनों छोर को निकाल दिया ऐसे करके। एक छोर से एक वेट लटका दिया और एक छोर को ऐसे टांग दिया गया और इस पर स्प्रिंग लगा दिया गया। स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग का रीडिंग लेने के लिए, स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर ये डिवाइस लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब घूमेगा तो ये जो टॉर्क, इंजन का जो टॉर्क होगा, इंजन का जो टॉर्क होगा और ये जो टॉर्क डेवलप करेगा, ये जो रस्सी भी तो अपना एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप करेगा, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको इंजन का टॉर्क मेजर करना है तो ये जो रस्सी और जो हमने अरेंजमेंट दिया है उसका टॉर्क अगर हम मेज़र कर लें तो हमको आराम से, बड़े आराम से मिल जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा, ये T1 इंटू आर, ठीक है। टॉर्क निकालने तो आता होगा ना, ये सेंटर के अबाउट ये कितना दे रहा है T1R, ये कितना दे रहा है T2R, सेंस अपोजिट है। T1 किसके बराबर हो जाएगा, वेट के। T2 हम लोग यहाँ से मेज़र कर लेंगे, ये स्प्रिंग का जो रीडिंग मिल रहा है हमको यहाँ से ये भी मेज़र कर लेंगे इंटू आर। तो टॉर्क ऑन इंजन हमको पता लग गया। ब्रेक पावर कैसे नहीं पता लग गया, जो भी टॉर्क ऑन इंजन आया उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ब्रेक पावर मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग ब्रेक पावर ही मेज़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोप ब्रेक डायनोमीटर। एक और डायनोमीटर होता है प्रॉनी डायनोमीटर, पर उसको उतना, प्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, वो कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। एक चीज़ जिस पर हम लोग ने बात नहीं किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। ये वही प्रेशर है, एक थ्योरेटिकल प्रेशर है। मान लो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यार इस तरह का, ठीक है। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये प्रेशर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रेशर एज्यूम करेंगे जो कि उतना ही वर्क आउटपुट दे रहा है जितना ये मीन इफेक्टिव प्रेशर देगा। मतलब कि ये जो वर्क आउटपुट दे रहा है और ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो थ्योरेटिकल प्रेशर हमने माना है, वो दोनों का वर्क आउटपुट सेम है। तो ठीक है, तो इसका वर्क डेवलप कितना होगा, साइकिल का वर्क इज इक्वल्स टू, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, VS, वॉल्यूम स्वेप्ट। तो वर्क डन बाय साइकिल इज इक्वल्स टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्वेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। मीन इफेक्टिव प्रेशर कुछ नहीं है, एक थ्योरेटिकल प्रेशर है जो कि हम लोग एज्यूम करते हैं उतना ही वर्क आउटपुट के लिए जितना वर्क आउटपुट मेरा इंजन सिलेंडर दे रहा है। और तो वर्क, इसका जो वर्क होगा और इसका वर्क इक्वेट कर दिए, इसका वर्क सिंपली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेकर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे वॉल्यूम स्वेप्ट इनटू मीन इफेक्टिव प्रेशर। रेक्टेंगल बन रहा है ना तो यहाँ से इसका वर्क हमको पता लग जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर पता लग जाएगा, दैट इज W अपॉन वॉल्यूम स्वेप्ट। तो ये तो अब देखो इंडिकेटेड पावर हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर पढ़ लिए, उसके हेल्प से हम लोग सारा पावर निकाल सकते हैं। तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्वेप्ट। अब देखो 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 रिवॉल्यूशन में एक बार पावर देता है, 1 रिवॉल्यूशन में आधा बार पावर देगा, तो n रिवॉल्यूशन में n/2 टाइम्स पावर देगा। तो ये n/2 टाइम्स कहाँ से आया पता चला, ये n RPM में है, ठीक है। तो n/2 आ गया और 60 से डिवाइड किए हैं क्योंकि इसको सेकेंड्स में करना था। और k क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर मल्टी सिलेंडर अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो जैसे 4 सिलेंडर का इंजन है तो k की जगह 4 रख देंगे,
उसी तरह यहाँ 2 स्ट्रोक इंजन के लिए कोई 2 का फैक्टर यहाँ नहीं आएगा, N/2 नहीं आएगा, सिर्फ N आएगा। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू VS इंटू N इंटू K/60। अब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, जो हमने हीट सप्लाई किया, जो पिस्टन में कंबशन के दौरान जो फ्यूल बर्न हुआ और जो एनर्जी रिलीज हुआ, m.f इंटू CV। अच्छा, ये कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ से मेज़र करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर से ही मेज़र होता है। उस पर हम नहीं जाएंगे, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो बर्निंग के बाद जो पिस्टन पे जो एक्चुअल पावर आता है वही इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। क्या पूरा का पूरा पावर आ सकता है? जितना फ्यूल जला उतना ही पावर मेरे पिस्टन को मिल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट विल वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ इंजन के वॉल में चले जाएंगे हीट के फॉर्म में, लॉसेस हो करके ये पिस्टन को मिलेगा। अदरवाइज तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगा और ये PMM2 बन जाएगा, सेकंड लॉ वायलेट हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हो गया, समझ गए। अब आते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जो पावर क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू वॉल्यूम सेप्ट N/120 इंटू K। ठीक है, ये है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। 2 स्ट्रोक के लिए क्या हो जाएगा? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू VS इंटू N/60। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर मतलब जो हीट सप्लाइड का जो यहाँ से कंबशन हुआ उसका कितना पार्ट मेरे क्रैंक को मिल रहा है। ठीक है, कितना हिस्सा उसको क्रैंक को मिल रहा है। कंप्लीट तो नहीं मिल सकता है, कुछ लॉसेस वॉसेस होने के कारण ही मिलेगा। ठीक है, लॉसेस वॉसेस हो करके इस इंजन को मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड हो जाएगा मेरा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ठीक, एक और टर्म आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी कुछ नहीं है, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर का कुछ हिस्सा ब्रेक पावर को मतलब लॉसेस वॉसेस होने के बाद ब्रेक पावर में गया। ठीक है, तो अगर हम फ्लो डायग्राम बनाएं, सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ऊपर है हम लोग का जो फ्यूल में जो एनर्जी रिलीज़ किया कंबशन के दौरान। ठीक है, उसमें कुछ लॉसेस हुआ, इधर उधर सराउंडिंग में गया, सिलेंडर में गया, कुछ एग्जॉस्ट वॉल में चला गया और हमको इंडिकेटेड पावर मिला पिस्टन पे। फिर उसमें कुछ लॉसेस हुआ, पिन में लॉसेस हुआ, गजन पिन में लॉस हुआ, कनेक्टिंग रॉड में लॉस होकर के हमको ब्रेक पावर मिला। ठीक है, इसका और इसका रेशियो जो है वो हमको देगा थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इसका और इसका रेशियो हमको देगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और इन दोनों का रेशियो दे देगा हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल लॉसेस अगर निकालना हो कोई कहे तो ब्रेक पावर में से, सॉरी इंडिकेटेड पावर में से ब्रेक पावर को माइनस कर देंगे तो ये हमारा फ्रिक्शनल लॉस हो जाएगा। ठीक, अब अगला टर्मिनोलॉजी है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। कुछ नहीं है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट पावर आउटपुट। एक यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्यूल लगेगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? m.f का kg/सेकेंड, पावर का हो जाएगा kJ/सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल तो kJ/kg। अब फॉर एग्जांपल m.f हमको दे रखा है 1 kg/सेकेंड, पावर हमारा प्रोड्यूस हुआ 20,000। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या आ जाएगा? 1/20,000 यानी 5 × 10⁻⁵ kg/kJ, किलोजूल पर kg/kJ। इतना छोटा यूनिट है कि बहुत बहुत ज़्यादा छोटा, कई बार इतना छोटा फिगर आता। तो इस वजह से हम लोग इसको kg/kJ में ना मेज़र करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। m.f पावर है यानी kg/kJ है, ऊपर नीचे 3600 से गुना कर देते हैं। अब देखो यहाँ देखो कि m.f इंटू 3600 यहाँ नीचे कर देते हैं, m.f पावर है। ठीक है, ये kg/kJ में है। ठीक है, इसमें 3600 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3600 नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 3600 किलोजूल मिलकर के बन जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से जो पावर आ जाएगा m.f इंटू 3600 इंटू m.f/p, ये आ जाएगा। ये पावर हमारा किस में है? kg
पर किलोवाट आवर, और ये सिग्निफिकेंट आएगा, ये बहुत, जैसे उतना छोटा आ रहा था वो ये इतना छोटा नहीं आएगा, ये ठीक ठाक आएगा। अब इसमें जैसे एम डॉट एफ बाई पी आया, क्या है फॉर्मूला, 3600 इंटू एम डॉट एफ बाई पी के जी पर किलोवाट आवर। ठीक है, अब हमको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है, तो यहाँ ब्रेक पावर ले लेंगे, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है तो इंडिकेटेड पावर ले लेंगे। अब देखो, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि कौन सा परफॉर्मेंस पैरामीटर है जो कि माइलेज से रिलेटेड है, तो वो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, तो देखो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्यों, क्योंकि इसका यूनिट देख लो केजी पर किलोवाट आवर, जितना ज़्यादा किलोवाट आवर यानी जितना ज़्यादा एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है, उतना ज़्यादा किलोमीटर, और जितना केजी हम फ्यूल बर्न करेंगे यानी उसी के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं इतना लीटर हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं। और यहाँ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ही क्यों आया, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्यों नहीं आया, माइलेज जो हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो तो चक्का मेरा ट्रैवल कर रहा है ना, यानी इंजन शाफ्ट पे जो मेरा पावर अवेलेबल है वो मेरा रिस्पॉन्सिबल है ना उसके लिए, डिस्टेंस के लिए, तो इसलिए ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजन यानी ब्रेक पावर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये उल्टा आ रहा है, माइलेज क्या होता है किलोमीटर पर लीटर, और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में क्या आ रहा है लीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये याद रखने का, कभी पूछ देता है इंटरव्यूज़ में। तो ये था हम लोग का ओवरऑल, और इस पर न्यूमेरिकल जो भी है आप लगा सकते हो, आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कवर हो गया है।